नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मटर की खेती के बारे में। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, ये पूरा बेस्ड होगा पी कल्टीवेशन पे। आपको पता है, जब भी हम लोग कोई टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हम लोग उसे कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं, और इस समय जो है हम लोग पी कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पहलू नहीं होगा या ऐसा कोई पॉइंट जो हम लोग पी कल्टीवेशन से मिस कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हर एक टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जो भी आपका पी कल्टीवेशन का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या क्या उसमें मेंशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। बस आप इसको अंत तक देखिएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं पी कल्टीवेशन का। देखिए, पी का मतलब होता है मटर। क्या होता है? मटर। आप इसको बोलते हैं हिंदी में मटर। ठंडियों में लोग इसका ज़्यादा सेवन करते हैं। मटर का जो है बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, इसको कई प्रकार से कई डिशेस बना के इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, बेसिकली जो मटर है ये बहुत कम लागत होती है इसको कल्टीवेट करने में, और ये तैयार भी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये पी का एक क्या है, पॉजिटिव फैक्टर है कि ये जो है तैयारी बहुत जल्दी हो जाती है, और इसमें जो लागत है किसान की वो भी बहुत कम लगती है। यानी कि पैसा भी बहुत कम लगता है इसमें, और तैयार भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो पॉजिटिव क्रॉप है एक तरीके से ये किसान के लिए। अब देखिए, पी को तो आपने जान लिया कि हम इसको बोलते हैं मटर, लेकिन इसका बोटानिकल नेम आप अब यदि आप जो है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपको इसका बोटानिकल नेम तो पता होना चाहिए। तो बोटानिकल नेम इसका है आपका पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। याद रखिएगा, पी से पाइसम सटाइवम है। ठीक है, ये देखिए पी का जो आपका पहला जो लेटर है उससे बना पाइसम, और जो मटर का जो एस का जो लास्ट वाला जो लेटर है इससे बना सटाइवम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पर। यदि मान लीजिए कभी भूल जाएं आप, तो इसके पहले और आखिरी अक्षर से जो है समझ सकते हैं कि पी से क्या होगा और एस से क्या होगा। ठीक है, अब बात करें तो ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका परिवार कौन सा है? तो फैबेसी इसका जो है परिवार है जहाँ से ये आया हुआ है। नेक्स्ट बात करें वैरायटीज़ के बारे में, तो देखिए जो मटर है इसकी वैरायटीज़ दो तरीके से कैटेगराइज्ड हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ लिखी हुई हैं, लेकिन इस पॉपुलर वैरायटीज़ को जानने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहता हूँ। जैसे कि इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपकी जो है फील्ड पी, यानी कि फील्ड पी, तो मैंने यहाँ एफ पी लिख दिया। और एक होती है आपकी गार्डन पी। क्या? गार्डन पी, जिसको मैंने लिख दिया जीपी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, ये फील्ड पी और ये गार्डन पी क्या है, थोड़ा समझने में आपको अभी दिक्कत हो रही होगी। चलिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, जो फील्ड मटर है यानी कि जो फील्ड पी है, ये उपयोग होती है आपकी साबुत दाने इसके उपयोग होते हैं। यानी कि जो साबुत मटर है इसका इस पूरा उपयोग कर लिया जाता है साबुत तरीके से। इसके दानों का दाल या चारे बनाने, दाल या चारे के जो है पर्पस के लिए हम लोग फील्ड मटर का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग फील्ड मटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि साबुत मटर का उपयोग हो जाता है इसका। यदि हमें दाने का उपयोग करना है या हमें दाल या चारे के लिए अगर उगाना है, तो हम किस किस्म को उगाएंगे? फील्ड मटर, फील्ड पी वाली जो मटर है, फील्ड मटर, इसको उगाएंगे। यदि हमें सब्जियों का जो सब्जी का उद्देश्य है हमारा कि हम मटर से सब्जी बनाएंगे, अगर ये उद्देश्य है कि हमें सब्जी के पर्पज से ही उगाना है, तो आप कौन सी मटर उगाएंगे? गार्डन पी। क्या बोलेंगे आप इसको? गार्डन पी बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन कुछ किया गया है। अब बात करें कि फील्ड पी और गार्डन पी, तो आपने बता दिया कि दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया। ठीक है, इनकी वैरायटीज को। लेकिन अब आपने ये नहीं बताया कि फील्ड पी में कौन कौन सी वैरायटीज आएंगी। तो फील्ड पी में आपकी वैरायटीज हैं जैसे कि रचना। यदि आप लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठे हैं तो। रचना वैरायटी एक है, स्वर्णनखा। एक तो रचना हो गई, दूसरी स्वर्णनखा हो गई, तीसरी आपकी अपर्णा, चौथी आपकी हंस, और पांचवी आपकी जेपी 885 यानी कि जेपी 885, और विकास, पारस, अविका। तो ये आपकी फील्ड पी मटर है। कौन सी है? फील्ड मटर है। और गार्डन पी की बात करें, यानी कि बगीचे वाली मटर की बात करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ सब्जी बनाने के प्रयोग में आती है, ऐसी किस्म है जैसे कि अर्केल, ये जो यहाँ लिखी हुई है अर्केल। एक है आपकी बोनाविले, बोनाविले, ऊटी 1,
आजाद, पंत उपहार, T56 और एक होती है अगैती। क्या? अगैती। एक है आपकी अर्ली बैजर। तो ये कुछ वैरायटीज हैं जो आपकी गार्डन पी और फील्ड पी के कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तो आई होप आप इनको नोट डाउन कर रहे हैं। नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को दोबारा सुनिएगा, इससे आपको कुछ ना कुछ वैरायटीज याद हो जाएंगी। ठीक है, बात करें मटर की, यदि खेती कर रहे हैं तो आपको किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होगी। तो देखिए, इसमें मिट्टी जो है मटियार मिट्टी हो या फिर दोमट हो या दोमट मटियार मिट्टी हो, इस तरीके की भूमि जो है हमारे मटर के खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और पीएच जो होना चाहिए वो लगभग आपका 6 से 7.5 के रेंज में होना चाहिए। कितना? 6 से 7.5 के रेंज में होना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी मटर बढ़िया से फूले फले और बढ़िया से इसमें मटर के जो दाने हैं वो बढ़िया हों, तो ये जो है जो कूल वेदर होता है आपका, ठीक है, जो आपका ठंडा मौसम रहेगा, तो इसकी जो बढ़त है, जो पैदावार है, वो आपको बढ़िया मिलेगी। इसका जो फलता है, जो कहते हैं ना फला फूला हुआ पेड़, तो वो आपको कोल्ड वेदर में ही मिलेगा मटर का। ठीक है, यदि कोल्ड वेदर नहीं है तो आपको उतनी अच्छी पैदावार नहीं दिखेगी। ये जो क्रॉप है ये लो टेम्परेचर में सीडलिंग स्टेज में आराम से क्या करती है, अपने आप को परपिचुएट कर लेती है, मतलब आराम से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लो टेम्परेचर में सीडलिंग स्टेज में। सीजन की बात करें तो इसमें देखिए जो ठंडा जलवायु है आपका, वो तो चाहिए इसको। ठंडा जलवायु वाली ये जो है क्रॉप है, फसल है, और इसको आप बो सकते हैं फरवरी मार्च में या फिर अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसको अक्टूबर नवंबर, ये वाला जो महीना है, अक्टूबर नवंबर वाला जो टाइम है, यदि आप इसमें बोते हैं तो आपको जो है बढ़िया जो है इसमें ईल्ड मिलती है, क्योंकि इस समय जो जलवायु का स्तर रहता है वो मटर की खेती के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो अगैती जो वैरायटीज़ हैं, यानी जो अर्ली वैरायटीज़ हैं, उनको जो है इसी टाइम ड्यूरेशन में बोया जाता है। वहीं बात करें फरवरी मार्च की, तो ये जो है पिछैती जो किस्में होती हैं वो इस दौरान सो की जाती है, यानी कि बुआई इनकी की जाती है पिछैती किस्मों की फरवरी और मार्च में। बात करें कि सीड रेट क्या, मतलब बीज का जो दर होगा बोने का वो कितना होना चाहिए। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था एक फील्ड मटर और एक गार्डन मटर बताई थी मैंने आपको, जो है एक फील्ड मटर बताया था FP और एक बताया था आपको GP। तो जो फील्ड मटर है, देखिए बेसिकली जनरली अगर आपसे पूछा जाता तो आप बताएंगे 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 100 किलोग्राम, यानी कि 1 क्विंटल सीड को आप 1 हेक्टेयर में बोएंगे। ठीक है, तो वहीं अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए कि बताइए कि जो आपकी फील्ड पी है और गार्डन पी है, इनका आप बताइए पर्टिकुलरली कि कितना कितना पी का जो सीड रेट होना चाहिए। तो जो फील्ड पी है आपकी, यानी कि जिसको आप कॉमर्शियली सेल करने के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो इसका जो सीड रेट होगा ये होगा 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर। वहीं अगर बात करें गार्डन पी के बारे में, तो गार्डन पी का जो सीड रेट होगा ये आपका 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो है मैं आपको जो डिटेल वाली हैं वो आपको मैं नरेट कर देता हूँ, तो यदि आप उसको लिख रहे हैं या फिर जो है कहीं पर इसको आप जो है नोट डाउन करें, तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ये, तो लिखिए ज़रूर। यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो 1-2 बार वीडियो देखिए, कम से कम एटलीस्ट 2 बार वीडियो देखिए, जिससे कि आपको अगर आप कहीं क्वेश्चन देखें तो आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाए कि यही आंसर होगा आपका। तो एटलीस्ट 2 बार वीडियो को जरूर देखा करिए। अब हम बात करें सीड ट्रीटमेंट की, कि कैसे आप इसका जो है उपचार करेंगे यदि आपके कोई सीड यानी कि बीज जनित यदि रोग हो जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए आप करते हैं सीड ट्रीटमेंट, यानी कि बीजों का उपचार करते हैं। तो किन दवाइयों से आप जो है बीज उपचार करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ट्राइकोडर्मा का आप यूज़ कर सकते हैं 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के सीड में। थीरम कैप्टान का कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के सीड के हिसाब से, जिससे कि जो सीड जनित रोग हैं वो ना उत्पन्न होने पाए। या फिर आप राइजोबियम कल्चर से सीड को ट्रीट कर दीजिए 2 किलोग्राम, अप्लाई 2 ग्राम फॉस्फोबैक्टीरियम, एंड ये जो है आपके बोने से पहले ये सब चीज़ें होंगी। यानी कि अगर मान लीजिए बोना है आपको कल, तो कल बोना है तो आज रात में जो है थोड़ा सा मॉइस्चर देकर उस सीडों को, मतलब कि जो बीज है आपका उसमें थोड़ा सा नमी देकर इन बीजों को जो है अच्छे से मिला, इस जो ये ट्राइकोडर्मा और जो थीरम और जो कैप्टन है
इनको आराम से आप मिला लीजिए उनमें अच्छी तरीके से, और फिर जो है अगले दिन बुआई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बुआई करेंगे तो जो आपके बीज जनित रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे और आपका बीज का उपचार बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रिपरेशन ऑफ फील्ड की, यानी कि आप जो है फील्ड यानी कि जो आपका खेत है उसकी तैयारी कैसे करेंगे, उसको कैसे आप तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपको खेत को कुछ इस तरीके से तैयार करना है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए, फाइन टिल्थ में हो जाए, यानी कि उसमें बहुत बड़े बड़े डेले ना हो मिट्टी के, क्योंकि अगर डेले होंगे तो जो पानी है यदि आप सिंचाई करेंगे तो पानी का जो सोखना है मिट्टी के अंदर, जो ये गुण होता है सोखने वाला, वो कम हो जाएगा यदि उसमें डेले रहेंगे। यदि डेले नहीं रहेंगे, भुरभुरी रहेगी, तो पानी वो बढ़िया तरीके से सोखेगी और जड़ों को पानी बढ़िया मिलेगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि पानी जो है सोखने के लिए मिट्टी कैसी हो, भुरभुरी हो। अब नेक्स्ट बात करें सोविंग के बारे में कि आप इसको सोविंग किस तरह करेंगे, यानी कि बोइंग किस तरह। तो पंक्ति से पंक्ति यानी रो टू रो, ठीक है, रो टू रो जो इसके बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए, रो की दूरी यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपकी होनी चाहिए 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, वही लिखा है सो सीड्स एट 45 क्रॉस 10 सेंटीमीटर इन लाइन, यानी कि 30 से 45 सेंटीमीटर पंक्ति की दूरी होनी चाहिए और पौधे की दूरी होनी चाहिए 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी किस्म आप जो है बुआई कर रहे हैं। या आप जो है अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर जहां बीज भंडार से आप बीज लेंगे वो आपको बता देंगे इसके बारे में, या उसके पैकेट के बारे में भी लेबलिंग में लिखा रहता है ये चीज़। नेक्स्ट बात करें इरिगेशन की यानी सिंचाई की बात करें तो देखिए इसमें जो है बहुत सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बहुत ही हल्की सिंचाई चाहिए होती है मटर की खेती करते समय। इसमें आप जो है जैसे आपने बो दिया बीज को, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर सोविंग, क्या इमीडिएटली आफ्टर सोविंग जो है आप इसमें इरिगेशन कर सकते हैं। और एक इरिगेशन आप जिसको बोलते हैं लाइफ इरिगेशन, कौन सी, लाइफ इरिगेशन, यानी कि जो जीवन वाली जो सिंचाई है वो आप कर सकते हैं 3rd डे आफ्टर सोविंग। यानी कि अब मान लीजिए आपने आज बोया है और आज है 11 तारीख, तो तीसरे दिन यानी कि 11, 12, 13, तो 13वें दिन जो है या फिर 14वें दिन, ठीक है, 13 या 14 डेज को आप इसको इरिगेशन फिर से दे दीजिए। बहुत ज़्यादा इरिगेशन देने की जरूरत नहीं है, हल्की इरिगेशन ही दी जाती है इसमें, यानी कि हल्की सिंचाई की जाती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। इरिगेशन आप इसमें सप्ताह में एक बार फिर बाद में देते रहिए, हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं देनी है। और अगर स्नोफॉल हो जाती है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको सिंचाई देने के लिए। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की, यानी कि किस तरीके से आपको खाद इसमें देना है। तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आप धान के बाद मटर बो रहे हैं तो आप इसमें गोबर की खाद जरूर डालें, कम से कम 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। यदि गोबर की खाद डालते हैं तो जो आपकी ज़मीन है, यदि यानी कि जो आपकी मृदा है, जो आपकी जो मिट्टी है, ये इसके अंदर जो संग्रह करने की शक्ति होती है जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की, वो बढ़ जाती है। यानी कि जैसे पोषक तत्व जैसे कि आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस हो गए, तो ये सब चीज़ें क्या है आपके पौधे के बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यदि आप इसमें गोबर की खाद या जैविक खाद डालते हैं तो ये क्या करता है, ऐसे तत्वों को संग्रह कर लेता है। तो ज़रूरी है कि आप गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करें जब भी आप मटर की खेती कर रहे हों। और फिर गोबर की खाद देने के बाद आप इसमें जो है छिड़काव करेंगे 60 किलो नाइट्रोजन का, 80 किलो फास्फोरस का और 70 किलो पोटेशियम का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। मैंने आपको बताया है कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं और कितने एकड़ होते हैं। यदि आप मुझे कंटिन्यूअस लगातार मुझे देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे और एकड़ होते हैं, और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे या एकड़ होते हैं। और इसमें आप 60 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर जो है छिड़काव करेंगे 30 डेज आफ्टर सोविंग, मतलब 1 महीने बाद जब आप इसकी बुआई कर लेंगे उसके 1 महीने बाद आप 60 किलो नाइट्रोजन का छिड़काव फिर से कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पैदावार है वो बढ़िया मिलेगी आपको, और उसमें रोग भी आपको कम दिखाई देंगे। आफ्टर कल्टीवेशन क्या करना है आपको, वीडिंग शुड बी डन 15 डेज आफ्टर सोविंग। यानी कि मान लीजिए कि आपने बुआई कर दी, तो बुआई के 15 दिन बाद आपको खरपतवार यदि उसमें आपको दिखाई देते हैं तो उनको हटा दीजिए। इसके बाद आप जो है सब्सिक्वेंट वीडिंग करते रहिए, यानी कि निरीक्षण करते रहिए अपने खेतों का, और देखिए यदि उसमें खरपतवार पाए जा रहे हैं तो आप उसमें
खरपतवार निकाल सकते हैं मैकेनिकल वीडिंग के थ्रू, खुरपी और हंसिया का यूज़ करके। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैकेनिकल वीडिंग ना करें तो आप इसमें जो है एलाक्लोर, एक जो आती है आपकी दवाई, एलाक्लोर हो गई, फोसालीन हो गई और जो पेंडिमेथिलीन हो गई, तो इन सब दवाइयों का भी यूज़ कर सकते हैं आप खरपतवार को हटाने के लिए। इसमें जो आपकी फोसालीन है ये प्री इमरजेंस वाली है, यानी कि अगर बीज अंकुरित नहीं हुआ है तो आपको डालना है फोसालीन, और यदि बीज अंकुरित हो गया है तो आपको एलाक्लोर और पेंडामेथिलीन, जो खरपतवार की जो दवाई मैंने आपको बताई, इसका आपको प्रयोग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट्स, यानी कि जो पौध के संरक्षण के लिए क्या आप करें जिससे कि आपके पौध संरक्षित हो जाए, किनसे? पेस्ट से, यानी कि जो कीट जो हैं आपके, जो कीट और पतंग लगते हैं, तो इनसे आप पौध का संरक्षण किस प्रकार करें, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तो देखिए, एक जो होता है आपका जिसको बोलते हैं फली भेदक, यानी कि पॉड बोरर बोलते हैं। तो जो फली भेदक जो आपका कीट है, इसमें इसके बचाव के लिए आप जो है कार्बायरिल 50 WP 3 बार जो है इसको आप क्या करिए, छिड़काव कर दीजिए 15-15 दिन के अंतराल में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो आपका जो है फली भेदक जैसी जो कीट हैं इनसे आपसे बचाव मिल जाएगा। और एक होते हैं एफिड्स, क्या बोलते हैं, एफिड्स होते हैं। ठीक है, तो एफिड्स यानी कि जो आपके एक ही तरीके से सूंडा होता है ये। तो क्या होता है कि इसमें यदि आप मिथाइल डिमेटोन का यूज़ करते हैं, किसका, मिथाइल डिमेटोन का, जो कि 25 EC का होता है, या फिर डाइमेथोएट 30 EC का, या फिर फॉस्फामिडॉन का यूज़ करते हैं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर ऑफ वाटर में, यानी कि 1 ml आप जो है फॉस्फामिडॉन लीजिए और इसको 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए अपने खेतों में। तो इससे क्या होगा कि जो आपके जो सूंडी होती है एक तरीके से, तो वो चीज़ जो है इसमें नहीं लग पाती है। जो देखिए, जो जिसे आप एफिड बोलते हैं, ये जो सूड़ा होता है, ये क्या करता है कि आपके जो फल है, जो फली है, उसके अंदर घुस के जो आपके बीज होते हैं उनको सभी को खा लेता है। तो क्या इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है हमारे मटर की, वो नष्ट हो जाती है और हमें दाम उसके कम मिलते हैं। इसलिए जो है इसका छिड़काव यदि आप करते हैं तो आपको इससे निजात मिल जाती है। बात करें रोग की, तो पाउडरी मिल्ड्यू वाला जो रोग है ये इसमें ज़्यादा देखा जाता है। यदि आप इसमें जो सिंचाई बराबर नहीं कर रहे हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू जैसी कंडीशन आपको इसमें दिखाई देने लगती है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी जो पत्ती है मटर की, तो उसमें जो है सफ़ेद पाउडर आपको दिखने लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि पाउडर मिल्ड्यू वाला जो है इसमें रोग अब लग गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है कि सल्फर का 2 ग्राम प्रति लीटर या फिर डस्ट सल्फर का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है छिड़काव कर देना है, या फिर जो है डीनोकैप 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर में जो है मिलाकर, या फिर ट्राइडो मॉर्फ 0.5 ml यानी कि आधा ml प्रति लीटर में मिलाकर 3 राउंड में इसकी 15-15 दिन में जो है यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आपको पाउडरी मिल्ड्यू से निजात मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो आप इसको हार्वेस्ट कब करेंगे, तो हार्वेस्ट करने के लिए मटर को आपको जो है 75 दिन के बाद, यानी कि जिस दिन आपने बोया है उसके 75 दिन बाद ये आपकी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। और यदि मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये आपकी जो क्वालिटी ऑफ पीस है इनको क्या करेगी, अफेक्ट कर देगी। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ने लगी, क्योंकि इसको ठंडा वातावरण ज़्यादा पसंद होता है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे फिर आप इसकी जो है हार्वेस्टिंग कीजिए, फिर आप इसको काटिए, तो ऐसा ना करें। इसको जो है समय से जो है इसकी कटाई कर लें, जिससे कि आपकी जो पैदावार है वो और जो गुणवत्ता है मटर की वो क्या हो, खराब ना हो और अच्छे दाम आपको मिले मार्केट में। नेक्स्ट बात करें ईल्ड के बारे में, तो यानी कि कितनी उपज आपको मिलेगी इसमें से, तो 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर, यानी कि 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर जो है आपको मटर की पैदावार मिलती है यदि आप इन किस्मों का प्रयोग करते हैं जो किस्म मैंने आपको बताई हैं, और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं यदि आप मटर की खेती करते हैं तो। नेक्स्ट बात करें मार्केट इन्फॉर्मेशन की, यानी कि बाजार की जानकारी आपको मटर की यदि चाहिए तो किन किन जिलों में जो है इसकी बुआई ज़्यादा करते हैं, जैसे कि नीलगिरीज हो गई और जो डिंडीगुल हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पर जो है थोड़ा हमेशा मौसम ठंडा रहता है तो यहाँ पर इनकी बुआई ज़्यादा होती है। मेजर जो मार्केट हैं जो कि तमिलनाडु में, जैसे कि आपकी मेट्टुपालायम हो गई, पेरियार वेजिटेबल मार्केट, कोयम्बेदु हो गई, चेन्नई हो गई गांधी मार्केट, ठीक है, ओडन चित्रम हो गई, और आपकी नचीपालयम वेजिटेबल मार्केट हो गई जो कि आपके कोयम्बटूर में है। तो ये सब क्या है, मेजर मार्केट्स हैं तमिलनाडु की।
और ग्रेड स्पेसिफिकेशन की बात करें, यानी कि किस तरीके से आप जो है इसका चुनाव करेंगे कि ये अच्छी मटर है या नहीं है, तो जो ईडेबल पॉड्स है ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ब्राइट ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि लाइट डीप ग्रीन हो बट येलो ग्रीन ना हो, कैसी हो, हरी हो लेकिन पीली हरी ना हो, ठीक है। अगर ये बहुत हरी है तब चलेगा, लेकिन पीलापन नहीं होना चाहिए इसके फलियों में, ठीक है। यदि पीलापन होगा तो इसकी जो क्वालिटी गुणवत्ता होगी उसको कम समझा जाएगा। फुली टर्जिड हो, यानी कि अच्छे तरीके से फूली हुई हो और साफ सुथरी हो और डैमेज ना हो कोई है, ठीक है। मटर पूरे दाने जो है पूरे फली में भरे हों, इसी का मतलब होता है फुली टर्जिड। तो आई होप आप समझ गए हैं कि मटर की खेती किस तरीके से करना है और किन बातों को आपको याद रखना है। किसी प्रकार का यदि कोई संदेह, कोई डाउट, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं आलोक_द्विवेदी52। यहाँ आप मुझसे अपने डाउट को बेझिझक पूछिए, यहाँ पर मैं जवाब जरूर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अक्सर लोगों की क्वेरीज सॉल्व करता रहता हूँ। और आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन मिली, क्योंकि ऐसी उपयोगी वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता हूं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्शन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो यदि आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो यूट्यूब है ये कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है सब्सक्राइबर्स के पास। तो क्या करेंगे, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन भी रेगुलर बेसिस पर मिल जाती है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।